हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की उड़ान जो थी ना, आप लोग आसमान में किस ऊंचाई तक उड़ रहे थे। जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 6 यानी कि वंशागति का आणविक आधार का भाग 8 यानी कि 8वीं मंजिल तक आप लोग उड़ चुके हैं। अब आपको हम 9वीं मंजिल की तरफ उड़ाने ले जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको 8वीं मंजिल तक जब आपने उड़ा था तो 8वीं मंजिल तक आपको समझ में आया ना। सीढ़ी चढ़ने में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आई। कंफर्म है, क्लियर है, टेक इट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं ही बोल दिया कोई, तुम लोग बताओ दिक्कत है या नहीं। चलो जल्दी सच सच बताना, ठीक है। इसके बाद देखो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 9। इसके पहले के भाग में थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि कोई स्टॉप कोडॉन का नाम बताइए। स्टॉप कोडॉन और एक कोडॉन आता है स्टार्ट कोडॉन। आप लोग स्टॉप कोडॉन के, 2 स्टॉप कोडॉन के और एक जो स्टार्ट कोडॉन होता है उसका नाम बताइए। और साथ ही ये बताइए कि जो स्टार्ट कोडॉन है ना, ये किस अमीनो एसिड को कैरी करता है, किस अमीनो एसिड को ये लेकर के जाता है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आरएनए से डीएनए बनता है, हमको पता है। सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भाग 8 में, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है वो किस एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, आपको ये बताने हैं। यानी कि 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको हर हाल में देना है। कुछ भी हो जाए, है ना, पृथ्वी पलट जाए, आसमान टूट जाए, है ना, बादल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, एक सेकंड ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके जो ये तीनों जो जवाब है ना, ये तीनों जवाब आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? आवाज क्लियर है? साउंड चलिए क्लियर है। 3 क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। कमेंट पढ़े हम, चलो हम कमेंट सबके देख लेंगे, ठीक है, सबके हम पढ़ते हैं। तो देखो आज का जो टॉपिक है बहुत समझने वाले, बहुत अच्छे तरीके से समझना, अटेंटिव होकर समझना। टॉपिक है मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में लाया गया था। अच्छा, इसके नाम से आप समझिए, ये क्वेश्चंस थे, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, आप इनके नाम से ये समझिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब होता है जीन, ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य का जीन क्या होता है। जैसे ये कोई मनुष्य है, मनुष्य के से क्या निकाला गया, इसका डीएनए निकाला गया, डीएनए से फिर इसका जीन निकाला गया, ठीक है। उसी पर प्रोजेक्ट लाया गया, एक उसी जीन पर कार्य किया गया, उसी को बोलते हैं मानव जीन परियोजना, ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? इतने में किसी कोई दिक्कत? 1990 में लाया गया। देखिए 1990 में मनुष्यों के जीनोम में उपस्थित, अब आपको पता है इस डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं। अब कितने नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं किसी को नहीं पता है, हमको इतना पता है कि इसमें नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं। ये ऐसे जुड़े होते हैं ना, कैसे जुड़ते हैं? ऐसे जुड़ते हैं ना, AGCT, है ना, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया, मुझे फैन ऑन करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड ना। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि 1990 में मनुष्य के जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार, 1990 में मनुष्य के जीनों में उपस्थित, यानी कि डीएनए के जीनों में उपस्थित, डीएनए के जीन में उपस्थित। अब ये बताइए जीन में क्या उपस्थित होते हैं? जीन में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। अब नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार अनुक्रम में लगे होते हैं। तो 1990 में मनुष्य के जीनों में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रमों का, नाइट्रोजनी क्षार के किस चीज़ का? नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए मानव जीनोम परियोजना लगाई गई, ठीक है, ठीक है। 1990 में मनुष्यों के जीनों में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए
इस परियोजना को शुरू किया गया, ठीक है, इस परियोजना को शुरू किया गया। अब आप लोग ये समझिएगा, जैसे आपके घर के बगल में सोना है, ठीक है, सोना है, जैसे केजीएफ है, केजीएफ देखे ना, केजीएफ गोल्ड माइन, ठीक है, गोल्ड माइन, वहाँ पे सोना मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो हमको पता हो गया कि अच्छा केजीएफ का इतना एरिया है, इसमें सोना है, तो हमने क्या किया, एक रिसर्च टीम को डाली, एक परियोजना लगा दिया, ये प्रोजेक्ट का ये नाम है, हमने लगा दिया कि ये बायो अमन प्रोजेक्ट है। अब हमने उसमें अरबों रुपए खरबों रुपए खर्चा कर दिया उस सोना को निकलवाने में। फिर वो सोना जो खरबों का निकलाए हैं ना, सोना जो खरबों का सोना निकलाए हैं, उसको हम 50 खरब हजारों खरब में बेच रहे हैं। और कितना पैसा की हम, मतलब पैसे, पता है, पैसे के ऊपर बैठ के हम चल रहे हैं ऐसे। तो यही मतलब मेन मकसद यही था कि जीन के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है, क्या खुराफाते जीन के अंदर चल रही है, उसको देखने के लिए मानव जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया। ये एक प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक मिल के काम किए, बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक। सिर्फ क्या पता करते थे, नाइट्रोजनी समच्छर, यानी कि छोटा सा, जिस कमरे में वो रहते थे ना, उस कमरे में पता है करोड़ों नाइट्रोजनी समच्छर एक इतनी बड़ी ट्यूब में भरे होते थे। बस उन्हीं को पता करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया। करीब बहुत रुपए खर्चा, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा हुआ था सिर्फ यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कई देशों से वैज्ञानिक आए थे, कई देशों से वैज्ञानिक कई दिनों तक कार्य किए, कई दिनों तक, लेकिन फिर भी 60% ही जीनों के बारे में समझ पाए हैं। हमारे अंदर जो जीन पाई जाती है, जीन बताएं, यानी कि हमारी एक सेल बताएं। सपोज दैट हमारा एक, आपने हेयर लिया, ये हमारा है हेयर, बाल, ठीक है, इस बाल से आपने किसी भी तरह से एक सेल निकाला। इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये छोटा सा, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है ये डीएनए, इस डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है ये जीन, समझना। इस जीन को खाली पता करने के लिए, इतने को पता करने के लिए पता नहीं कितने रुपए खर्चा हो गए। यही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब कि सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, यानी कि मानव जीन परियोजना में, सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन किया गया, सिर्फ और सिर्फ जीनों का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन, जीन का अध्ययन किया गया। अब देखिए, अब हम आपको बता दें कि आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि जीन क्या होती है, इसको मिटा दे साइड वाला, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए बता दें, ठीक है। आप लोग समझ जाइए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए, आपको, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये जीनोम बार बार कर रहे हैं, आखिरकार जीन क्या होती है। तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था जीन क्या होती है, डीएनए का खंड होता है, या फिर डीएनए की हम लोग बोल सकते हैं इकाई होती है, यानी कि हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए की इकाई को हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, डीएनए की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्लियर है। अब देखो डीएनए की यूनिट क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डीएनए। ये देखिए, ये हो गया डीएनए, ठीक है। हम दूसरे स्केच से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये नाइट्रोजनी समक्षार है, ऐसे बनाए दे रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा डीएनए ना किसी को देखने को नहीं मिलता। तुम लोग बायोअमन के लड़के हो, बायोअमन के जो छात्र हो ना, बायोअमन के परिंदे हो ना, इसलिए देखने को मिलता है। नहीं सोचो किसी लैब में भी तुमको ऐसे डीएनए नहीं बना के दिखाएगा, मतलब डीएनए नहीं दिखाएगा ऐसे। आप सोचो हम तुमको दिखा रहे हैं डीएनए, वो भी लाइव है ना, लाइव दिखा रहे हैं। कभी जिंदगी में तुम डीएनए नहीं देख पाओगे। यदि रिसर्च भाग में जाओगे, ठीक है, रिसर्च सेंटर मतलब रिसर्च टीम में जाओगे, तभी तुम डीएनए देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसमें भी बहुत कम मिलता है, रियर केस में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमने समझ लिया कि यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन के सूत्र ATTAGC TAATGC CGATCGATCGATGCTA, ठीक है। फिर लिख दिया TAGCCGATGC, है ना। ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजनी समक्षार है, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि इतने में नाइट्रोजनी समक्षार कम से कम 15 से 20 से 25 हज़ार नाइट्रोजनी समक्षार हैं। क्या है, 20-25 हज़ार नाइट्रोजनी समक्षार है। अब हम आपको बता दें कि इस डीएनए में टोटल जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, टोटल जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो होते हैं हमारे 3 बिलियन। अब बताओ
3 बिलियन नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। और आपको बता दें कि एक जीन में, कितने जीन में, एक जीन में, यदि हमने इसको बोला कि ये हमारा है जीन, क्या है, जीन, तो हम बता दें आपको कि एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने हजार? एक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। यानी कि हमने बता दिया, सोचो इसमें छोटे 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 समझ लो, इतने छोटे छोटे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे, मतलब कि लगभग इतने, इसके अंदर अंदर लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। तो हमने इसको बोल दिया कि ये जीन है। ठीक है, रिसर्च में हमने कर लिया, इसको बोल दिया कि ये जीन है। सोचो ये सब छोटे छोटे ना, बहुत छोटे, इतने छोटे कि आपको दिख ही नहीं रहे। ठीक है ना। इसको मान लिया कि इसमें 3000 नाइट्रोजनी क्षारक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया जीन। ठीक है, अब देखिए मनुष्यों में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 30,000 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। यानी कि ह्यूमन में लगभग जो जीन होते हैं, क्या होते हैं? जो जीन होते हैं वो 30,000 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, मनुष्यों ह्यूमंस में जीन 30,000 पाए जाते हैं। सोचो, यानी कि ये हुआ हमारा एक जीन। इसी तरह के 30,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन? 30,000 जीन। सोचो कितना होता है, 30,000 बहुत होता है। आदमी महीने का 30,000 रुपया कमाता है, लेकिन एक डीएनए के अंदर इतने जीन पाए जाते हैं, 30,000 जीन पाए जाते हैं। जीन क्या होती है? तो ये होती है जीन, डीएनए का एक खंड होता है। जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, किसने? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन की खोज की थी। इतने समझ गए? मिटा दें इसको आप मिटा दें। चलिए इसको पूरा मिटा दें। देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग जो भी है। ठीक है, मिटा दें इसको। समझने के लिए आपको बता दें जीन क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये बताते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था। ठीक है, इसके हम लोग उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसका जो पर्पस था, आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया। हम कह रहे हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मत लाओ। ठीक है, हम तो कह रहे हैं मत लाओ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आखिरकार लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब यह था कि 20,000 से, ठीक है, कितने, 20,000 से 25,000 जीनों का पता लगाना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था इसका, कि लगभग 20,000 से 25,000 जीनों का पता लगाना। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य यही था। इतना पैसा इसमें इसीलिए लगाया गया कि 20,000 से 25,000 जीनों का हमको पता लगाया जा सके। इसका मेन उद्देश्य था। फिर है कि मानव डीएनए को बनाने वाली 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाना। किसका? कि मानव डीएनए को बनाने वाली, इसके मानव डीएनए को बनाने वाली, मानव डीएनए को बनाने वाली 3 बिलियन, इसमें लिख देता हूं, 3,000 थोड़ी ना होगा, 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाना। ठीक है, 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाना। ठीक है, यह था इसका मकसद, 20 से 25,000 जीनों का पता लगाना। यानी कि जो 3 बिलियन नाइट्रोजनी समाक्षार हैं, 3 बिलियन नाइट्रोजनी बेसिस है, उनका पता लगाना कि वो क्षार किस क्रम में उपस्थित रहते हैं। अब आपको पता है कि जो डीएनए में जो क्षार होते हैं ना, वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ऐसे उपस्थित होते हैं। तो इसको पता लगाना। ठीक है, नाइट्रोजनी समाक्षारों को आंकड़े के रूप में संग्रहित करना इसका मेन मकसद था, कि नाइट्रोजनी क्षारकों को आंकड़ों के रूप में, ठीक है, आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। ठीक है,
ताकि ये जो आंकड़े रहें उसको हम लोग आगे जनरेशन में दिखा सकें, आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो वैज्ञानिक हैं हमारे उनको हम लोग बता सकें कि देखिए सर ऐसे ऐसे हमने पुराने में खोज किया था, अब आप लोग इससे कुछ नया करिए, ठीक है, इससे कुछ नया खोज करिए। तो ये था मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपका उद्देश्य, पर्पज। अब हम लोग लिखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ले लें इसका स्क्रीनशॉट, मिटा दें इसको हम लोग। पर्पस हमने देख लिया, अब हेडिंग डालिए विशेषताएं, ठीक है। क्या हेडिंग पड़ेगी अब हमारी? पड़ेगी विशेषताएं, ठीक है, कि आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है, उसका मेन मतलब विशेषता क्या थी। तो इसमें क्या था, इसमें हमको क्या क्या मिला कि मानव जीनोम में, ठीक है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में, मानव जीनोम प्रोजेक्ट में हमको कितने नाइट्रोजनी क्षार मिले? तो हमको लगभग 3164.7 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार मिले, ठीक है। मतलब कि इतने करोड़ नाइट्रोजनी क्षारक का हम पता लगा पाए, इतने करोड़, है ना, इतने करोड़ नाइट्रोजन क्षार मिले। मानव जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था? 3164.7 करोड़ नाइट्रोजनी क्षार हमको मिले, इतने क्षार हमको मिले हैं। इसकी विशेषता ये थी कि माने जब प्रोजेक्ट लगाया गया तो इसमें मतलब विफल नहीं हुआ कि फ्लॉप हो गया हो, इस प्रोजेक्ट से हमने इतना कुछ निकाल लिया। इसके बाद आता है कि प्रत्येक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक पाए गए। क्या पाया गया? इन्हें जब खोज किया गया तो बताया गया कि प्रत्येक जीन में लगभग 3000, कितने? लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक पाया गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए एक जो जीन होता है उनमें लगभग 3000 नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, तब इसको बोलेंगे कि ये एक जीन होता है। यही उसमें मानव जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया था, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या कहता है? तो हमारा नेक्स्ट कहता है कि मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन ये थी डिस्ट्राटाफिन। मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन क्या हुआ? अरे बस 2 मिनट रुको, मार है बस, एक्चुअली क्लास है थोड़ा सा, बस हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन क्या थी? वो थी डिस्ट्रोफिन, ठीक है। मानव जीनोम की यानी कि मानव जीन के अंदर जो सबसे बड़ी जीन है वो है डिस्ट्रोफिन है, ठीक है। अभी भी मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन है, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। डिस्ट्रोफिन है जिसमें लगभग 2.4 करोड़ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। कितने क्षारक? 2.4 करोड़ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में आपसे कि मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन बताओ, ठीक है। क्या बताओ? सबसे बड़ी जीन बताओ। तो आपको बता दें कि क्या बताएंगे? डिस्ट्रोफिन। अब बता दें को कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट में कुल जीनों की जो संख्या थी, ठीक है, कुल जीनों की संख्या वो थी हमारी 30,000, ठीक है। कितनी थी? वो जीन थी हमारी 30,000। ये थी इसका विशेषता थी, ठीक है। क्लियर है? आता कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है कि खोजी गई जीनों में 50% अधिक जीनों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इतनी जानकारी हम इतनी जीन खोजी गई है, ठीक है। तो खोजी गई जीनों में 50% से अधिक जीनों की जानकारी हमको प्राप्त हो गई, ठीक है, ठीक है। जीनों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, ठीक है।
प्राप्त होगा। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसकी विशेषताएं थी, क्या थी कि खोजी गई, जैसे 30,000 जीन खोजी गई हैं, तो इनमें से 50% से अधिक यानी कि 15 से 20,000 तक के जो जीन थे, उनके जो कार्यों के बारे में जो जानकारी थी, हमको पता है कि ये जीन ये कार्य करता है, ये जीन हमारा थोबड़ा बनाता है, ये जीन हमारा हाथ बनाता है, ये जीन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को काम करता है, ये जीन हमारा दिमाग बढ़ाता है, ये जीन हमारे पेट बनाता है, ये सब कुछ बनाता है, ये पता चल गया। कुल जीनों की संख्या, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, कितने नाइट्रोजनी समाचार मिले, ये सारी चीजें थी आपके मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सारी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारी चीज समझ में आ गई? अब आपको एक बात और बता दें, मानव जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में क्या थी कि 2% जीन ही प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं, यानी कि इसमें यह पाया गया कि 2% जीन ही, ठीक है, केवल 2% जीन ही प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। जो 2% जीन है सिर्फ वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं। बाकी जो जीन है ना, उनका काम सबका अलग होता है। बाकी जो 98% जीन है ना, वो अपना दूसरा कुछ काम करती हैं, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या पाएगा कि 2% जीन ही प्रोटीन का कूटलेखन करती हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसी बच्चे को एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। सब ठीक है? सारी चीजें समझ में आ रही है ना? बताइए। इनको अपने कॉपी में लिखते चलिए साथ में, इसको याद करिए मेरे साथ। बोलिए, तेज बोलिए, जल्दी बोलिए। मानव जीनोम की सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिससे लगभग 2.5 करोड़ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो सब 4 पर बोलो, पूरा पढ़ो, तेज जल्दी पढ़ो, तेज पढ़ो। पढ़ लिए? याद हो गया? चलो ठीक है। तो यहां बता दें कि इसमें यह पाया गया कि 2% जीन ही प्रोटीन का कूटलेखन करती है। अब देखो, अब यह यहाँ पे पाया गया कि मानव डीएनए के बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या पाया गया कि मानव डीएनए के बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति क्रम पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति क्रम यानी कि रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। क्या है? इंग्लिश से इसको उसमें से लिखे जाओ, रेड पेन से, ठीक है। रेड कहाँ है? रिपेटिटिव, ठीक है। क्या होगा कि मानव डीएनए के बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति क्रम पाया जाता है, बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति क्रम पाए जाते हैं, पुनरावृत्ति क्रम पाए जाते हैं, यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। इतना लिखो। थोड़ा सा पुनरावृत्ति क्रम के बारे में समझा देते, लिख लिए इतना, मिटा दें ऊपर वाला भाग। चलिए ऊपर वाला भाग हम लोग यहां से मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, पुनरावृत्ति क्रम, ठीक है। क्लियर यहां तक? देखिए रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है? क्या है? रिपीटेटिव, आखिरकार रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है, यानी कि पुनरावृत्ति क्रम क्या है, ये समझते हैं पहले। हमको पता है कि जैसे जो नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं, उनमें बहुत ढेर सारे मात्रा में नाइट्रोजनी समक्षार पाए जाते हैं। अब जैसे हमने ये समझ लिया कि जैसे हमने नाइट्रोजनी समक्षार कुछ भी लिया, A C C G C T T A C C G, ठीक है, लिया। इसके बाद देखा गया जैसे ये डीएनए है, इसको हमने एक माना, ठीक है। अब यही सीक्वेंस आगे आ गया, A C C G C T T A C C G, यही सीक्वेंस आगे आ गया, A C C G C T T A C C G, यानी कि 1 2
3, इस तरह करके 10 बार पुनरावृत्ति हुआ, यानी कि इसी डीएनए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले करके यही सारी चीजें, इतनी चीजें क्या हुआ, रिपीट हुआ, यानी कि यही चीजें क्या हुई, दोहराई गई, दोहराना, ठीक है, क्या हुआ, रिपीट हुआ, ठीक है, यही चीजें क्या हुआ, यही चीजें रिपीट हुई, बार बार यही चीजें आ रही थी, बार बार यही चीजें आ रही थी डीएनए ने। जैसे जी से खत्म हो रहा है तो इसका जो शुरू वाला पार्ट है उसे शुरू हो जा रहा है। सपोज दैट हमारा नाम AMAN है, AMAN कोई जीन है तो क्या होगा, रिपीट होगा, जैसे फिर यहाँ पे लिख जाएगा AMAN, 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 तो यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी जब ये बार बार रिपीट होगा इसको हम बोलेंगे रेपिटेटिव सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस, रेपिटेटिव सीक्वेंस, यानी कि पुनरावृत्ति क्रम। समझ में आया, कोई दिक्कत, पुनरावृत्ति क्रम समझ गए ना, चले कोई दिक्कत, मिटा दे, चलो रेपिटेटिव सीक्वेंस आप लोग सब समझ चुके हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। चलो तो मार्कर में इंक डालें, थोड़ा सा न डालें। अब हम आपको एक बात और बता दें, यार इंक कंज्यूम, जो इंक हमारे जो मतलब स्टूडियो में जो कंज्यूमशन है इनका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होती है इधर, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए आखिरकार ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है, पुनरावृत्ति अनुक्रम है, ये डीएनए के किस भाग में ज़्यादातर मिलता है, ये डीएनए है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डीएनए है, थोड़ा सा कई मार्कर्स का उपयोग करना पड़ता है, ये डीएनए ऐसा नहीं कि पूरे में मिल जाए। तो ये डीएनए जैसे यहाँ पर मिल गया, फिर यहाँ पर मिल गया, फिर आपको यहाँ पर ये इतने भाग में मिल गया, है ना। तो जो ये भाग मिलते हैं जहां पर रेपिटेटिव सीक्वेंस यानी कि पुनरावृत्ति क्रम मिलता है, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे रेपिटेटिव सीक्वेंस मिलता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। डीएनए का वह भाग जहां पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलता है, लिखिए कॉपी में कि डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जहां पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलता है, जहां पुनरावृत्ति अनुक्रम मिलता है उसे सैटेलाइट क्या बोलते हैं, उसे सैटेलाइट डीएनए, इंग्लिश में लिख लो सैटेलाइट, उसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब मेन समझने वाली चीजें हैं, यहीं पर मेन चीजें समझनी है। मैं कई मार्कर्स ले लेता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं एक चित्र बनाऊंगा, हमको बताना वो चित्र किस चीज का है। जी, ये चित्र जो है, ये जो हमने बनाया अभी, ये किस चीज का है आप हमें ये बताइए। चलिए कमेंट करिए, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया कि इस डीएनए में ये है हमारा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में क्या होता है, इस गुणसूत्र में जो डीएनए होते हैं ना, वो ऐसे करके भरे रहते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है, इसमें बहुत ढेर सारे डीएनए, अरे मतलब कि एक हद होती है ना, एक हद से ज्यादा होती है, तो इसमें जो डीएनए भरे होते हैं ना, हद से ज्यादा भरे होते हैं। ये देखो जैसे इस प्रकार है, ऐसे ये डीएनए हमारे भरे हैं। इनको ऐसे बनाते हैं, देखो कुछ अच्छा लगने लगा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रेड पेन से बना देते हैं, रेड से बना देते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन लगे, है ना। ये देखो, ये हमारे शायरी में मत यानी कि क्या भरे हैं, शायरी में हमारे डीएनए भरे हैं, बहुत डीएनए भरे हैं। इतना पता है, इतना छोटा होता है, इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से जब सही तरीके से देखेंगे तभी दिख पाएगा। ज़्यादा इधर उधर कर दिए तो हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। ये है हमारा क्या है, ये हमने सजा दिया, ये है हमारा गुणसूत्र, क्या है, ये है हमारा
गुणसूत्र। अब हम समझेंगे कि ये जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है ये कहाँ पर होता है। यदि हमने ये समझ लिया कि हमने मतलब कि खोज किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ये पता चल गया कि इस भाग से इस भाग के बीच में, इस भाग से इस भाग के बीच में ये क्रम, ये वाला क्रम बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कौन से भाग के? इस भाग से इस भाग के बीच में यही क्रम बार बार आ रहा है, तो इस क्रम को हमने बोल दिया पुनरावृत्ति क्रम। क्या बोला? पुनरावृत्ति क्रम, यानी कि रिपीटिटिव फिर सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोला? रिपीटेटिव सीक्वेंस। इस गुणसूत्र में पता चल गया कि इस जगह से इस जगह तक यही क्रम बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या बोल दिया इसको? रेपिटेटिव सीक्वेंस। और इस रेपिटेटिव सीक्वेंस को हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हैं। ये देखिए, फिर इसको हमने बोला सैटेलाइट डीएनए। अभी ये जो चीज़ें थोड़ा सा ऑड लग रही है ना, अभी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे समझ आएंगी? जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझने को मिलेंगी, बहुत अच्छे तरीके से। तब वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से क्या, यहाँ पे समझे रहोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये लगेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, बताइए सैटेलाइट डीएनए तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बता दें कि ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए, ये जो डीएनए हमारा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो डीएनए, जैसे हमारा डीएनए है 100%, ठीक है, डीएनए 100%, 100% में 99.9%, कितना? 99.9% डीएनए सभी मनुष्यों का, सभी ह्यूमन का समान होता है। 99.9% सभी ह्यूमंस का डीएनए समान होता है, और 0.1% क्या होता है? सभी ह्यूमंस का 0.1% जो डीएनए होता है वो क्या होता है? वो असमान होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99.9% डीएनए सभी का समान होगा। मेरा 99.9% डीएनए आपके डीएनए से मैच कर जाएगा, 99%। लेकिन 1% डीएनए नहीं मैच करेगा। अब वो डीएनए में क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजनी समक्षार होते हैं, उसको समझते हैं, वो नहीं मैच करेगा। 99% डीएनए मैच कर जाएगा भैया। अब जो डीएनए मैच कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। ठीक है, बुल्क या बल्क, ठीक है, जीनोमिक, बुल्क जीनोमिक डीएनए। लिखो इसको। जो डीएनए हमारा और आपका मैच कर रहा है उसको हम लोग बोल दिया बुल्क जीनोमिक डीएनए। बुल्क जीनोमिक डीएनए यानी कि बुल मतलब होता है लड़ाई करने वाला। मान लिया उसको बुल, क्योंकि वो बुल सब समान होते, कोई भी बुल हम लोग लेंगे ना, है ना, जो मतलब लड़ाई करने वाला बैल होता है, बैल, है ना, तो वो क्या होगा? वो सभी बुल लड़ाई करेंगे। ऐसा बुल तो होता है ना, कोई बुल ऐसा तुमको सीधा मिल जाए, ऐसे बिल्कुल तुमको मतलब प्यार करने, तुमको चाटने लगे, ऐसा तो नहीं मिलेगा। सभी मिले ले तड़ी मारने लगो, इसको मारो मारो जल्दी मारो, सब यही सोचते हैं। तो जब सभी यही सोचते हैं तो हमने समझ लिया कि 99% बुल समान होते हैं। लेकिन 1% जो बुल होते हैं, 1% जो बैल होते हैं, वो प्यार करने वाले मिलते हैं। कभी तुमको प्यार भी कर लेते हैं, तुमको छपटा गले लगा लेते हैं, आजा भैया आजा, गले लग जाए, तो वो तुमको कुछ बुल जो होते हैं ना, कुछ बैल होते हैं, गले लगा लेते हैं। अब जो यही गले लगाने वाले बैल को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। अब बताओ, जो बैल हमको मारता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, पृथ्वी पर 99.9% बैल मारने वाले हैं, यानी कि बुल्क जीनोमिक डीएनए है, सभी मनुष्यों का बुल्क जीनोमिक डीएनए। और 0.1% जो बैल हैं वो प्यारे हैं, यानी कि सैटेलाइट डीएनए है, पुनरावृत्ति डीएनए, मतलब बार बार मिलेंगे, बार बार तुमको प्यार करेंगे, तुमको चाहेंगे। ठीक है, तो जो 0.1% डीएनए है वो सैटेलाइट डीएनए यानी कि पुनरावृत्ति डीएनए है। कौन सा? पुनरावृत्ति डीएनए। और ये जो पुनरावृत्ति डीएनए है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ मिनी सैटेलाइट और दूसरा हुआ माइक्रो सैटेलाइट। पहला क्या हुआ? पहला हुआ हमारा मिनी सैटेलाइट डीएनए, और दूसरा हुआ हमारा मिनी सैटेलाइट डीएनए, और दूसरा हुआ हमारा मैक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है,
जो सीधे वाले जो बैल है ना, इन बैलों में भी दो कैटेगरी है। पहला हुआ मिनी सैटेलाइट बैल, यानी कि जो बैल छोटे होते हैं, और दूसरा माइक्रो, जो बैल बड़े होते हैं। कुछ छोटे बैल होंगे जो तुमको प्यार करेंगे, कुछ बड़े बैल होंगे जो तुमको छपटा लेंगे, ऐसे आजा आजा भाई आजा, तो छपट ले। कुछ छोटे होंगे ऐसे चपटा, ऐसे है ना, तो ऐसे। तो कुछ बैल होते हैं मिनी सैटेलाइट, कुछ होते हैं माइक्रो सैटेलाइट, यानी कि 99% बैलों की तो बात ही ना करो, वो होते हैं बुल्क जीनोमिक डीएनए। सब हरामी होते हैं, कुत्ते होते हैं बैल, हम सब मारते हैं तुमको। लाल झंडी दिखा दोगे तुरंत मारने लगेंगे, ठीक है। लाल झंडी दिखाने से वैसे बैल नहीं मारता है, वो ऐसे ऐसे करने से मारता है। जैसे बैल दौड़ रहा है, बैल खड़ा है चुपचाप ऐसे, तुमने सामने से उसको लाल पर्दा करके निकल गए, बोलते हैं लाल पर्दा दिखा दो तो लड़ाई करने लगे। बैल को सही बताएं तो उसको कलर का आभास ही नहीं होता कि कौन सा कलर है, बस उसको इस चीज से नफरत होती है। कोई भी, जैसे ये देखो हमारे पास ये समझो कपड़ा है, इस हमने कपड़े को लिया, अगर बैल के आंखों में अगर हमने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे 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 कर दिया, तो समझो बैल को नफरत हो गई कि साला मुझको ऐसे ऐसे से कर रहा है, मारो इसको, तो मारने लगता है। ऐसा नहीं कि लाले कपड़ा दिखाओगे तब मारेगा, और कपड़ा दिखाओगे नहीं मारेगा। तुमको पता लगे तुम ग्रीन कपड़ा लेकर फोन कैसे दिखा रहे हो, बैल 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 भैया, उठ कर वो मारने लगे, ले तड़ी तड़ ले हो, चला शुरू हुई गवा। ठीक है, तो देखो इसमें जो असमान डीएनए होता है वो कौन सा होता है, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। देखिए मिनी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, मिनी सैटेलाइट में जो क्षारों का अनुक्रम होता है वो 10 से 50 का होता है। ठीक है, क्षारों में अनुक्रम, ठीक है, इसका क्या होता है, इसके क्षारों का जो अनुक्रम होता है, क्षारों का अनुक्रम 10 से 50 होता है। यदि हमने समझ लिया कि ये एक क्षार है, इसमें से 10 से 50 नाइट्रोजनी बेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, ये देखिए इतने नाइट्रोजनी समक्षार पाए गए, तो हमने इसको बोल दिया कि ये क्या है, ये है हमारा मिनी सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अब माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वह होता है कि जिसमें क्षारों का क्रम 50 से 100 होता हो। कितना, 50 से 100 होता हो। ठीक है, अब देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्षारों का जो क्रम होगा, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में जो क्षारों का क्रम होगा वो 50 से 100 होता है। ठीक है, जब हम देख लिए कि जो क्षारों का क्रम है ये हमारा बहुत है, ये देखिए गिनो, बहुत क्षार है इसमें। जब हमने देख लिया कि इसमें क्षारों का अनुक्रम बहुत है, यानी कि 50 से लगभग 100 हो सकता है, तो हमने मान लिया कि ये कौन सा वो है, ये है हमारा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। चलो शुरू से लिखो, सैटेलाइट डीएनए हेडिंग डालो, इसको दूर दूर लिखो, समझो अच्छे से। ठीक है, मिनी सैटेलाइट में क्या होता है कि 10% 10 से 50 क्षार होते हैं, और 50 से जब 6 क्षार हो, 100 क्षारों का क्रम होगा, यानी कि जैसे एडेनिन गुआनिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन थाइमिन एडेनिन। ठीक है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन गुआनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, है ना, ऐसे जब 100 क्रम होंगे तब हम उसको बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। समझ गए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए समझ गए। अब देखो एक बात ये बता देता हूं तुमको कि अगर ये डीएनए सपोज देन माने एडेनिन गुआनिन CCG, यहाँ पे ये है, इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं VN, ये जो डीएनए होता है मिनी सैटेलाइट, इसको बोलते हैं VNTRS। ठीक है, VNTRS का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, ये जो मतलब कि एक निश्चित संख्या में वही डीएनए बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 10 डीएनए हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उनको बोल दिया VNTRS। क्या बोल दिया हमने उनको बोल दिया VNTRS, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, मानव जीनोम परियोजना थी, वो आपकी खत्म होती है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बहुत टाइम हो चुका है, बोर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसको सब लोग को देख लेना, सैटेलाइट डीएनए की माइक्रो मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है बायोमन
टेक, उस चैनल पर जाकर वीडियोस को वॉच करिए, उस चैनल को देखिए। और एक हमारा तीसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, मोटिवेशनल वीडियोस को देखना है तो आप लोग बायो अमन मोटिवेशन पर जाइए और मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। यदि आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है, हमसे मोटिवेशन लेना है, कुछ भी बात करनी है ना, कैरियर से, कैरियर कंसल्टेंट के कैरियर से मतलब कि रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर हम सभी को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।